दोस्तों नमस्कार। आज के लेसन 6 में हम सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब हमको किसी बात की आवश्यकता को बताना होता है, ख़ास तौर पे जब ये बताना होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत है अथवा करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस बात को हम इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इसके लिए जिस शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो है नीड। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, और उसके बाद जो में एक वर्ड लिखा हुआ है नीड, NEED, और ब्रैकेट में दिया हुआ है मॉडल। ये मैंने पर्टिकुलरली इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है क्योंकि नीड के और भी प्रयोग होते हैं। नीड एक अपने आप में वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, बट क्योंकि फ़िलहाल जो अभी मैं लेसन बना रहा हूँ, लेसन सेकंड से लेकर अभी तक जो मैंने बनाए हैं, मैं भी बिगिनिंग में सारे मॉडल्स कवर कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में किस तरीके से होता है, क्योंकि उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और इस वजह से किसी भी स्टूडेंट के अंदर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए मैंने इस चीज़ को शुरू में ही स्पेसिफाई कर दिया कि नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में किस तरीके से होता है, वो आज हम सीखेंगे। वर्ब के रूप में किस तरीके से होता है वो आने वाली क्लासेस में हम प्रयोग करेंगे और वहाँ पे देखेंगे। और क्योंकि दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है कि जब मॉडल के रूप में प्रयोग करें तो किस तरीके से करें। पहली बात तो ये समझने की, नीड का प्रयोग जब मॉडल के रूप में होता है तो आमतौर पर नेगेटिव सेंटेंसेस के रूप में ही होता है। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि मैंने इसका जो यूज़ किया है वो सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस ही मैंने बनाए, क्योंकि मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग प्रायः नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। और मेरा फोकस ये है कि मैं आपको वही बात बताऊं जिसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है, जिसका प्रैक्टिकल यूज़ हम कर सकते हैं। तो अनावश्यक रूप से इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं या अफर्मेटिव नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कम चर्चा कर रहे हैं। क्या आमतौर पे होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रयोग होता है, किस तरीके से होता है। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इसमें, वी नीड नॉट गो देयर विदाउट इन्विटेशन। तो अब देखिए नीड के बाद डायरेक्ट नॉट लगा हुआ है। इसके पहले भी हमने जितने मॉडल किए थे, चाहे वो कैन हो चाहे वो शुड हो, आप में से कोई कंफ्यूज ना हो ये मॉडल वर्ड क्या हो गया अभी अचानक बता रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ग्रामेटिकल टर्म का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि कई बार इनका इस्तेमाल करने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए मैंने इससे पहले मॉडल की चर्चा नहीं की, क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ है आने वाले कुछ लेसन्स हैं उनके कवर होने के बाद फिर मैं एक पूरा वर्ब के ऊपर एक लेसन बनाऊंगा। वर्ब क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तब मैं मॉडल के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूँगा। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे लिए जो भी इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं शब्द, हमको उनका यूज़ करते आना चाहिए। तो अगर हमको यूज़ करते आ रहा है तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको पता है कि वो मॉडल है कि नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 1, वी नीड नॉट गो देयर विदाउट इन्विटेशन। तो जैसे कैन के बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय तुरंत नॉट लगाते हैं, शुड के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं, मे के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं, वैसे ही नीड के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। वी नीड नॉट गो देयर, इसका मतलब ये हुआ हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट इन्विटेशन, बिना इन्विटेशन के। कहने का मतलब ये है कि आप किसी से बोल रहे हैं कि भैया क्योंकि हमें आमंत्रित नहीं किया गया है इसलिए हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही नीड नॉट इंटरफेयर इन हिज फ्रेंड्स पर्सनल लाइफ। कोई व्यक्ति है जिसके दोस्त की पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है और वो उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, और आपने वो चीज़ नोटिस की और आप उसे वहाँ सुझाव दे रहे हैं कि भैया ऐसा है कि वो तुम्हारे दोस्त की पर्सनल लाइफ है और बेहतर है कि तुम उसमें हस्तक्षेप ना करो। और वही बात यहाँ नीड का प्रयोग करके आप बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट इंटरफेयर इन हिज फ्रेंड्स पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स नीड नॉट आर्ग्यू विथ देयर टीचर्स अननेसेसरली। कई बार देखा जाता है कुछ बच्चे, सभी तो ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ बच्चों में ये चीज़ नोटिस की गई है कि बिना वजह भी कई बार अपने टीचर्स से आर्ग्यूमेंट चालू कर देते हैं, जो ठीक बात नहीं है।
तो वहाँ पर ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स नीड नॉट आर्ग्यू विद देयर टीचर्स अननेसेसरली। अनावश्यक रूप से किसी बात पर बहस करना ये ठीक नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी से मिलता जुलता एक नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंसिबल पीपल नीड नॉट मेडल विथ इडियट्स। इडियट का अर्थ सभी को पता है, जिसको हम बोलते हैं जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, सही गलत क्या है इस चीज़ में भेद करने में वो बेचारे सक्षम नहीं होते हैं, और आमतौर पे वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आजू बाजू के लोग जो हैं उनके वो परेशान होते हैं। और सेंसिबल पीपल का मतलब आप पता ही है, सेंसिबल मतलब समझदार। तो जो समझदार लोग हैं उन्हें मूर्खों के साथ भिड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेडल विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से भिड़ना, ठीक है। तो अगर आप किसी से भिड़ रहे हैं या किसी के साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पर मेडल विथ का यूज़ करते हैं। यहाँ समझदार लोगों के लिए हमने एक बात कही है कि समझदार लोग अगर कोई है तो उन्हें मूर्खों के साथ भिड़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मूर्खों को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें नुकसान उन्हीं का होगा। और लास्ट हमने बनाया है, वी नीड नॉट वेस्ट आवर टाइम। हमें अपना वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने देखा नीड का प्रयोग किस तरीके से होता, बहुत ही आसान, और इस तरीके से हम कई बार अपनी बहुत सारी बातें कहते हैं। इसमें अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो एक शुड वाली मीनिंग भी है, एक आवश्यकता वाली तो है ही, बट इसके साथ साथ कई बार नीड का प्रयोग इस तरीके से जब करते हैं तो हम एक्चुअली किसी को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग ना करके नीड नॉट का कर लेते हैं। तो नीड का प्रयोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी को सलाह देने के लिए भी, बट वो नेगेटिव होगा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आवश्यकता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल सकते हैं कि उसे ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है या उसे ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों ही बातें नीड नॉट में कवर हो जाएंगी। इसके साथ मैंने एक और मॉडल आज कवर किया है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, विच इज़ डेयर। करेज मतलब हिम्मत, और इसको दर्शाने के लिए एक अन्य मॉडल का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं डेयर। डेयर भी नीड की ही तरह है इन द सेंस इसका प्रयोग मॉडल के रूप में भी होता है और वर्ब के रूप में भी। तो वर्ब के रूप में किस तरीके से होता है वो अपन आगे देखेंगे, यहाँ मॉडल के रूप में हम देख रहे हैं। और नीड की ही तरह डेयर का प्रयोग भी मॉडल के रूप में जब किया जाता है तो आमतौर पे नेगेटिव बातों के लिए ही किया जाता है, इसके लिए मैंने जो एग्जांपल बनाए हैं वो नेगेटिव ही हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, ही डेयर नॉट चैलेंज मी फॉर रेसलिंग। रेसलिंग का मतलब आपने समझ गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग। जो नहीं समझे उन्हें बता दें, जब दो लोग आपस में कुश्ती लड़ते हैं तो उसको रेसलिंग कहते हैं। तो सपोज़ कि कोई एक व्यक्ति है जो रेसलिंग में पारंगत है, उसे बहुत अच्छे से कुश्ती आती है, और वो किसी और व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि हो सकता है उसे भी कुश्ती का शौक़ हो, लेकिन क्योंकि वो इस व्यक्ति से परिचित है, उसे पता है कि ये मेरे से ज़्यादा सीनियर है या मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट है रेसलिंग में, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो रेसलिंग के लिए मुझे चैलेंज करे। आप ये बात कह रहे हैं, ही डेयर नॉट चैलेंज मी फॉर रेसलिंग। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि रेसलिंग के लिए मुझे चुनौती दे, कुश्ती के लिए मुझे चुनौती दे। सेकंड एग्जांपल देखें, अमित डेयर नॉट गो एनीवेयर अलोन एट नाइट। अलोन का मतलब होता है अकेले, तो आप यहाँ अमित के लिए बोल रहे हैं कि अमित में इतनी हिम्मत नहीं कि रात में वो कहीं भी अकेले चला जाए। मतलब कुछ लोगों को अंधेरे से बहुत डर लगता है, अमित भी उन्हीं में से एक है, और आप उस चीज़ से परिचित हैं, और इसीलिए आप किसी को ये बात समझा रहे हैं कि भैया अमित में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रात में कहीं भी अकेले चला जाए, तो उसकी हिम्मत की बात कर रहे हैं। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल, लायर्स डेयर नॉट फेस। यहाँ फेस का मतलब चेहरा नहीं है, फेस वर्ब के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है सामना करना। लायर्स डेयर नॉट फेस ऑनेस्ट एंड आउटस्पोकन पीपल। आउटस्पोकन का मतलब होता है स्पष्टवादी जो होते हैं, जो बहुत मुखर होते हैं, फेस पे ही जो उनके मन में आता है वो बोलने की जिनमें हिम्मत होती है। तो यहाँ यही बात करें, लायर्स मतलब झूठ बोलने वाले। तो जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो कैसे लोगों का सामना कर सकें, ईमानदार और आउटस्पोकन लोगों का। जो स्पष्टवादी लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उनका सामना करने की हिम्मत झूठों में नहीं होती। तो इस तरीके से हम डेयर का प्रयोग करते हैं। डेयर का एक और यूज़ होता है
जो इंट्रोगेटिव फॉर्म में किया जाता है आमतौर पे, तो उसके भी कुछ एग्जांपल मेरे नीचे दिए हुए हैं। शुरू के 2 एग्जांपल येस नो वाले हैं, मतलब जिनका आंसर आप येस या नो के फॉर्म में दे सकते हैं, और लास्ट जो है वो WH फॉर्म में एक ही सेंटेंस है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, वो मैंने बताया। चलो पहला एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन में, डेयर यू गो देयर अलोन एट नाइट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम रात में अकेले जाओ। कहाँ, वहाँ, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसको वो भी जानता है, आप भी जानते हैं। तो क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि रात में वहाँ अकेले चले जाओ। तो डेयर को आपने यू के पहले ला दिया तो क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। जैसे अपन कैन को पहले ले आते थे क्वेश्चन बन जाता था, शुड को पहले ले आते थे क्वेश्चन बन जाता था, उसी प्रकार से डेयर को अपन ने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया तो क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो डेयर यू गो देयर अलोन एट नाइट, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम वहाँ रात में अकेले चले जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डेयर ही आर्ग्यू विद हिज फादर, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि अपने पिताजी से बहस करे। और लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है आप, हाउ डेयर यू टेक माई नोटबुक विदाउट माई परमिशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी नोटबुक बिना मेरी परमिशन के तुम ले गए। हाउ डेयर यू, कैसे, तो कैसे वाले भाव को व्यक्त करने के लिए हमने हाउ का प्रयोग किया। बाकी फॉर्म वही है, डेयर यू के पहले ही आया है इसमें भी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब भी बनते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो मॉडल हम प्रयोग कर रहे हैं, कैन हो, शुड हो, डेयर हो, नीड हो, ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट के पहले आते हैं, चाहे येस नो टाइप वाला क्वेश्चन हो और चाहे WH वाला क्वेश्चन हो। जो मॉडल्स होंगे वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले ही आएंगे। तो हाउ डेयर यू टेक माई नोटबुक विदाउट माई परमिशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी नोटबुक को मेरी परमिशन के बिना, मेरी अनुमति के बिना ले गए। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने नीड और डेयर कवर कर लिया। अब केवल एक मॉडल और बचा है जिसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा विच विल बी बेस्ड ऑन एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमने पिछले 5-6 वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं। तो अब हमारे लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता चले कि जितना हमने अभी तक समझा या सुना, उसमें से कितना हमें अभी भी याद है और कितना सही तरीके से याद है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको रिवाइज़ करें, और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज। तो मेरा आपको सुझाव है कि आने वाले कुछ वीडियोस में जब एक्सरसाइज आएंगी तो उनके लिए आप तैयार रहें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पुरानी वीडियोस को भी रिवाइज़ कर लें। शुड का यूज़ कैसे होता है, कैन का कैसे होता है, मे का, और इन सारी चीज़ों का, ताकि जब वो अपन एक्सरसाइज अटैम्प्ट करें तो एक प्रकार का ये सेल्फ असेसमेंट होगा आपका कि अभी आप कहाँ पहुँचे। इतना आपने सुन लिया, समझ लिया, अब सही में आप उसका यूज़ कर पा रहे हैं सही तरीके से, नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें कई तरीके की एक्सरसाइज होंगी, ट्रांसलेशन की भी होगी, अनजम्बल दिए सेंटेंसेस भी होंगे, कुछ आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उनका इस्तेमाल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फाइंड आउट द एरर एंड रेक्टिफाई देम भी होगा। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होगी, आप उसके लिए तैयार रहें। और ये कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जब कवर हो चुका है, अब एप्लीकेशन वाली बात आ रही है। तो एप्लीकेशन अगर आपने चालू कर दी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं की है तो भी आपको सुझाव यही कि जल्दी जल्दी चालू कर दें। और यद्यपि मैंने कहा है कि गलतियों से डरना नहीं है, बट फिर भी मैंने एक बात ज़रूर कही है कि प्रयास यही करना है कि हम एटलीस्ट समझने के बाद सही प्रयोग करें। तो अगर हम में से कोई गलती कर रहा है अभी भी ये लेसन सुनने के बाद, समझने के बाद, तो वो कहाँ पर गलती कर रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें उन एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के बाद क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद होपफुली वो लोग वो जो मिस्टेक अभी कर रहे हैं वो करना बंद कर देंगे और सही तरीके से इन शब्दों का प्रयोग बोलने के लिए और लिखने के लिए प्रारंभ कर देंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आपके काम का लगा होगा, और अगर ऐसी बात है तो हमेशा की तरह इसे आप लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ जिनके लिए चीज़ काम की हो सकती है, उनके साथ भी इसे शेयर करें। कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है,
या कुछ आप अच्छा भी बोलना चाहते हैं, जो भी केस है, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी बात रख सकते हैं।